धामी प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ की मुलाकात। लंबित परिसंपत्तियों को लेकर दोनों सीएम में हुई बात, जल्द सुलझेंगे कई विवाद। यूपी चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक आज। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा तैयारियों की करेंगे समीक्षा। यूपी के प्रभारी और अध्यक्ष रहेंगे बैठक में मौजूद। संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर को होगा शुरू। 23 दिसंबर तक चलने वाले सत्र में हंगामे के आसार। सरकार को घेरेगा विपक्ष, आंदोलनकारी किसान भी करेंगे विरोध। 28 नवंबर को उत्तराखंड जाएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में करेंगे शिरकत। विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और सीएम धामी भी रहेंगे मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु टेक समिट 2021 में सिडनी डायलॉग सत्र को किया संबोधित। वर्चुअल माध्यम से किया संबोधन। भारत की प्रौद्योगिकी क्रांति एवं विकास पर बोले पीएम। और प्रदूषण पर सुप्रीम फटकार के बाद हरकत में दिल्ली यूपी सरकार। दिल्ली में ट्रकों की एंट्री हुई बैन। गाजियाबाद नोएडा में भी उठाए गए एहतियाती कदम। स्कूल कॉलेज किए गए बंद। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ रंजीत सिंह। शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, परिसंपत्ति विवाद को लेकर जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। सीएम योगी और उत्तराखंड के सीएम धामी के बीच ये बैठक हो रही थी। बैठक में कई मुद्दों पर सहमति बन गई है। सीएम योगी और उत्तराखंड के सीएम धामी के साथ ये जो बैठक चल रही थी, लगातार हम इस पर चर्चा भी कर रहे थे। ये बैठक फिलहाल खत्म हो चुकी है और सूत्रों के हवाले से खबर ये मिल रही है कि इस बैठक में कई मुद्दों पर सहमति बन गई है। कई अहम मुद्दे हैं जिन पर सहमति बन गई है। तो ये जो बैठक है बहुत अहम परिसंपत्ति विवाद को लेकर चल रही थी, खत्म हो चुकी है। यूपी उत्तराखंड के बीच ये बैठक जो चल रही थी सरकारों के बीच, वो खत्म हो चुकी है। सीएम योगी और उत्तराखंड के सीएम धामी के बीच ये बैठक हुई। उसके पहले दोनों की मुलाकात हुई और दोनों ने एक दूसरे को भेंट स्वरूप कई चीज़ें हैं वो दी है। चाहे स्मृति चिन्ह की बात हो या फिर उत्तराखंड की जो बहुत ही प्रसिद्ध चीज़ें हैं वो भी दी गई है। फिलहाल परिसंपत्ति विवाद क्या है जिसको लेकर बैठक चल रही थी और खत्म हो चुकी है, उसमें सिंचाई विभाग की 13,000 हेक्टेयर जमीन पर यूपी का कब्जा है। ये परिसंपत्ति विवाद लंबे समय से चला आ रहा है। इस पर बैठक में चर्चा हुई है। खबरें ये भी है कि और भी जो परिसंपत्ति विवाद है जिनमें 4,000 से ज्यादा भवनों पर यूपी का कब्जा है, इस पर भी चर्चा हुई है बैठक में और माना जा रहा है कि दोनों के बीच सहमति बन गई है। वहीं हरिद्वार की 5,000 हेक्टेयर जमीन पर फैसला भी होना है और माना जा रहा है कि इस पर भी फैसला ले लिया गया है। तो ये बैठक खत्म हो चुकी है और कौन कौन से मुद्दे थे, परिसंपत्ति विवाद क्या है वो बता रहे हैं। कुंभ की लगभग 600 हेक्टेयर जमीन है, इसका भी परिसंपत्ति विवाद चला आ रहा था। उसकी भी उम्मीद है कि सुलझ गया है। कुंभ की जमीन को अपने पक्ष में सरकार लेना चाहती है। टिहरी डैम का भी परिसंपत्ति विवाद चला आ रहा है। टिहरी डैम पर दरअसल आपको बता दें कि यूपी का मालिकाना हक है। टिहरी डैम से उत्तराखंड को 12% रॉयल्टी मिलती है। तो ये बैठक खत्म हो चुकी है। ताजा अपडेट्स के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं लखनऊ से हमारे संवाददाता अखंड प्रताप शाही। अखंड प्रताप शाही, बैठक खत्म हो चुकी है और क्या ताजा जानकारी, बैठक में क्या रहा खास? देखिए, बैठक समाप्त हो चुकी है और जितनी भी परिसंपत्तियों के बंटवारे की बात थी, उन परिसंपत्तियों के बंटवारे पर अंतिम मुहर भी लगने की बात कही जा रही है। हालांकि अभी आधिकारिक जानकारी नहीं आई है, लेकिन जो सूत्रों के मुताबिक मिल रही जानकारी है उसमें टिहरी डैम को लेके जो मालिकाना हक का मसला था, इसके अलावा जो भी परिसंपत्तियों के तकरीबन 20,000 करोड़ से अधिक के मामले हैं, वो सारे मामले तकरीबन सुलझा लिए गए हैं और इससे मुहर भी लग चुकी है। दोनों ही पक्षों ने हस्ताक्षर भी किए हैं। हालांकि अभी आधिकारिक जानकारी जब तक नहीं आएगी तब तक कह पाना थोड़ी जल्दबाजी होगी और ये आधिकारिक जानकारी अब से थोड़ी देर में ही उम्मीद की जा रही है कि आ जाएगी।
ठीक है। मुख्यमंत्री धामी उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो पहुंच रहे हैं बीजेपी के दफ्तर, और बीजेपी प्रदेश कार्यालय में अभी उनकी मीटिंग चलनी है। तकरीबन 1 घंटे तक वो बीजेपी के तमाम पदाधिकारियों से मुलाकात होगी, आला नेताओं से उनकी मुलाकात होगी, और साथ में कुछ कार्यकर्ताओं से भी वो बातचीत करेंगे। तो ये कार्यक्रम है, और उसके बाद फिर उनका जो आज दिन भर का व्यस्ततम कार्यक्रम है उसमें आरएसएस मुख्यालय भी जाना है, और एबीवीपी के कार्यालय भी जाना, और शाम को उत्तराखंड महोत्सव का समापन भी करना है। तो आज का उनका कार्यक्रम है बहुत ही व्यस्त रहने वाला है। जी। अखिल प्रताप शाही, इन दोनों सीएम की क्या पहली बार मुलाकात हुई है? और ये 21 साल का तो उत्तराखंड हो गया, हाल ही में स्थापना दिवस मनाया है, 21 सालों से ये विवाद चला आ रहा है, क्यों ऐसा हुआ कि सुलझाया नहीं जा सका? देखिए, विवादों में निश्चित तरीके से जब रेवेन्यू आता है किसी भी सरकार को, तो ना अधिकारी चाहते हैं कि वो रेवेन्यू कम होने पाए, और ना ही सरकार को ये लगता है कि वो रेवेन्यू कम हो। तो ऐसे में कुछ चीजों को लेके कुछ रेवेन्यू के भी मसले थे, कुछ जो टेक्निकल पेज थे वो पेज भी कहीं ना कहीं आड़े आ रही थी, और सबसे बड़ी चीज जो व्यवधान आते थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में असमंजस की जो स्थिति थी, हमेशा आपसी जो कोऑर्डिनेशन है वो कहीं ना कहीं कम होता था। इसके अलावा अगर सेंट्रल और स्टेट के गवर्नमेंट के बीच में अगर म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन अच्छा है, तो दोनों ही सरकारों के बीच में, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो या फिर उत्तराखंड का, तो उनके बीच में भी कई बार सियासी वजहों से एक व्यवधान आता था, और इसकी वजह से ये तमाम जो 21 साल का तकरीबन वक्फा गुजर गया है, और 2 दशक से अधिक वक्त गुजरने के बाद भी अभी तक इसको अंतिम मुकाम तक नहीं पहुंचाया जा सका। तो अब चूंकि डबल एजेंट की सरकार है दोनों ही जगहों पे, बीजेपी की ही सरकार है, दोनों युवा मुख्यमंत्री हैं, दोनों ही एक तरीके से कहा जाए तो उत्तराखंड से जिनकी पैदाइश है और उत्तराखंड से जिनका दिली लगाव है। उत्तर प्रदेश में दोनों ने ही काम किया है। एक पुष्कर सिंह धामी की एक शिक्षा दीक्षा जो है वो ज्यादातर उत्तर प्रदेश में हुई है, लखनऊ में हुई है, और इसके अलावा खुद मुख्यमंत्री का कार्यकाल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पूरा कार्यकाल, पूरा सन्यासी जीवन जो है वो, यहाँ से राजनीतिक सफर जो है वो उत्तर प्रदेश में रहा है। तो ऐसे में एक जो भावनात्मक जो एका है, वो भावनात्मक एका भी कहीं ना कहीं इस बंटवारे को अंतिम रूप देने में बड़ा कारगर किरदार निभाती हुई दिखेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अखिल प्रताप शाही तमाम जानकारी के लिए। और इस वक्त आपको दिल्ली लेकर चलते हैं, जहां पर अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो सीधे सुनते हैं क्या कुछ कहना है। बंद नहीं किया जाएगा। जो आउटपुट है उसको स्टॉर्म वाटर ड्रेन की बजाय बगल से जो सीवर का वो जा रहा है, पाइप जा रहा है, सीवर में उसको अटैच किया जाएगा। तो झुग्गी झोंपड़ी क्लस्टर्स की जितना वो गंदगी है, वो सारी गंदगी भी अब सीवर की उसमें डाली जाएगी। 5वां, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे सीवर का पूरा नेटवर्क बिछा दिया गया है, लेकिन कई लोगों ने सीवर के कनेक्शन नहीं लिए, और सीवर के कनेक्शन नहीं लेते और वो अपने घर की गंदगी जो है वो सीधे नाली में बहा देते हैं। तो अभी तक क्या होता था कि सीवर नेटवर्क में, जिस एरिया में सीवर का नेटवर्क लग गया, वहाँ पे सीवर का नेटवर्क सरकार लगाती थी, और इंडिविजुअल घरों को सरकार में अप्लाई करना पड़ता था, फिर हम परमिशन देते थे, फिर वो उसकी खुद जिम्मेदारी होती थी कि सीवर की लाइन से अपने घर तक का कनेक्शन लेने की, जो कि बहुत लोग लेते नहीं थे। अब हमने तय किया कि आपके घर के सीवर तक का कनेक्शन हम खुद ही लगा देंगे, आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद ही आपके घर तक का सीवर कनेक्शन लगा देंगे, और जो भी नॉमिनल चार्जेस है, चार्जेस बहुत कम कर दिए गए हैं, वो आपके अगले पानी के जो बिल आएंगे उसमें इंस्टॉलमेंट्स में आपसे हम रिकवर कर लेंगे। तो अब जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, पूरी ट्रांस यमुना एरिया जो है, यमुना पार वाला, ईस्ट दिल्ली वाला जो एरिया है, वो पूरा का पूरा सीवर नेटवर्क लग चुका है, लेकिन कितने सारा वहाँ से भी नालियों के अंदर कितना गंद बह रहा है। क्यों? क्योंकि कई लोगों ने सीवर के कनेक्शन नहीं ले रखे, वो अपने घर की गंदगी नालियों में बहा देते हैं। तो अब उनको दिल्ली सरकार उनके घर तक के सीवर खुद लगाएगी। 100% सीवर अब आगे से दिल्ली सरकार लगाया करेगी। और छठा पॉइंट है, जितने मौजूदा हमारा सीवर नेटवर्क है, इस पूरे नेटवर्क की डीसिल्टिंग, इसमें जितनी भी गंदगी पुरानी है सारी की डीसिल्टिंग और इसकी रिहैबिलिटेशन का काम शुरू कर दिया गया है, ताकि इसको स्ट्रेंथन किया जा सके। ये 6 पॉइंट्स का एक्शन प्लान है, जिसके ज़रिए हमारे इंजीनियर्स और ऑफिसर्स को पूरी उम्मीद है कि हम 2025 फरवरी तक यमुना को ज़रूर साफ कर लेंगे। एक एक पॉइंट पे मेरी नज़र रहेगी, एक एक पॉइंट पे स्पेसिफिक माइलस्टोन्स बनाए हैं कि ये काम अगले 1 महीने में क्या होगा, फिर 2 महीने में कितना काम होगा, फिर अगले 4 महीने में कितना काम होगा, 15 दिन में माइलस्टोन्स हैं। इसके ऊपर मैं बड़ी कड़ी नज़र रखूँगा, इसकी टाइम लिमिट्स को हम वो नहीं होने देंगे, और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही
हम सब दिल्ली वालों का सपना पूरा होगा, यमुना साफ होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे भाई और बड़े भाई का संबंध माननीय मुख्यमंत्री जी का मात्र प्रदेश हमारा उत्तर प्रदेश है। आज धन्यवाद करता हूँ मैं अपने सर्टिफिकेट और बिल्कुल चाहे वो विदेश को तरीके से चाहे सभी की बातें चाहे वो ग्रेजुएशन हमारा भी था कि हमारा क्योंकि एक छोटे भाई और बड़े भाई का संबंध है और मात्र प्रदेश हमारा उत्तर प्रदेश है। आज मैं अपने सर्टिफिकेट ही दिखाऊं, चाहे वो हाई स्कूल के हों, चाहे इंटर के हों, चाहे वो ग्रेजुएशन के हों, पोस्ट ग्रेजुएशन के हों, LLB के हों, सारे सर्टिफिकेटों में नाम किसका होगा, सब में उत्तर प्रदेश लिखा है। इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है और हमने कोई ऐसा इसमें कोई विवाद जैसी स्थिति भी नहीं थी। हमने कहा जो दोनों भाइयों में जो बंटवारे में होता है वो हो जाए और उसी को उन्होंने माना है। मैं आभारी हूँ, उन्होंने इतना बड़ा दल दिखाया और 21 सालों से जो मामले नहीं हो रहे थे और उत्तराखंड के अंदर तो मैंने हर विषय पर ये कहा है कि हर चीज का बीच का रास्ता निकालने के लिए हम लोग आए। तो अभी चुनाव होने वाले एक मौजूदा मंत्री हैं, वो कांग्रेस में शामिल हुए थे, क्या लगता है कुछ उलटने की संभावना है? देखिए, चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी में एक सिद्धांत है, हम लोगों ने जो बचपन से सीखा है कि राष्ट्र प्रथम, संगठन द्वितीय और व्यक्ति अंतिम। और इस सिद्धांत पर जो काम नहीं कर पाता है वो चला जाता है। आ जाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन यहाँ हम सभी का सम्मान करते हैं। मैं मुख्य सेवक के रूप में पिछले 4 महीने से काम कर रहा हूँ। हमने कोशिश की है, सभी जितने छोटे हैं, बड़े हैं, वरिष्ठ हैं और जो जैसे भी हैं, सभी का हमने कहा है कि हम बिल्कुल आत्मीयता से सबका सम्मान कर रहे हैं, सबको आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी पार्टी भी सबको बढ़ा रही है, सबको अंगीकार कर रही है। अब कोई किसी के अपने हित अगर आ जा रहे होंगे तो कोई जाएगा, कोई आएगा। तो सर आपने क्या कुछ कहा। दरअसल जो बैठक हम लगातार जिस पर बात कर रहे थे परिसंपत्ति विवाद को लेकर सीएम योगी और सीएम धामी के बीच हुई है। बैठक खत्म होने के बाद यही सबने सवाल किया कि बैठक में क्या निकला। तो उन्होंने उम्मीद जताई, कहा कि बड़े भाई छोटे भाई के बीच जिस तरीके से जब घरों में विवाद होता है, जब बंटवारा होता है, उसी तरीके का जो परिसंपत्ति को लेकर था वो अब मसला सुलझ गया है। उन्होंने उम्मीद जताई थी और वो उम्मीद बिल्कुल सही साबित हुई। यूपी चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज बड़ी बैठक बुलाई है। जेपी नड्डा दिल्ली में संगठन, यूपी के प्रभारी और यूपी के नेताओं के साथ बैठक कर मिशन 2022 की तैयारियों को लेकर रणनीति तैयार करेंगे। इसमें प्रत्याशियों के चयन, चुनाव की तैयारी, घोषणा पत्र और चुनाव को लेकर खास प्लान होगा। इस पर विस्तार से चर्चा होगी। जेपी नड्डा की बैठक में BL संतोष, यूपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर, राधा मोहन सिंह के साथ यूपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन मंत्री सुनील बंसल शामिल होंगे। दिल्ली में आज यूपी चुनाव को लेकर ये बड़ी बैठक है। तो दिल्ली में आज यूपी चुनाव को लेकर बड़ी बैठक है। उत्तर प्रदेश की 403 सीटों पर बीजेपी ने ये पिछली बार जो प्रचंड जीत हासिल की थी, इस बार उससे भी ज्यादा का ख्वाब देख रही है बीजेपी। 350 पार, और इसे अगर पाना है तो मशक्कत, मेहनत और रणनीति होनी चाहिए एक खास। इसीलिए इसी रणनीति के बारे में चर्चा की जाएगी। इसमें यूपी चुनाव को लेकर रणनीति जो बन रही है उस पर मंथन होगा, विचार विमर्श होगा, सलाह ली जाएगी। और इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष यूपी के स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहेंगे, संगठन जो महामंत्री हैं वो भी मौजूद रहेंगे और जो यूपी के प्रभारी हैं वो भी मौजूद रहेंगे। यूपी को लेकर दिल्ली में आज मंथन हो रहा है। बीजेपी की ये बैठक बहुत अहम है। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। लखनऊ में प्रदेश सरकार के न्याय मंत्री ब्रजेश पाठक ने अपने आवास पर लोगों से मुलाकात की। इस दौरान मंत्री ब्रजेश पाठक ने लोगों की समस्याएं सुनी और उनके जल्द से जल्द निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश में डाटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती में शासन आदेश को ताक पर रखकर मन मर्जी से भर्ती करने का मामला सामने आया है, जहां एक महिला आवेदक ने उसकी जगह किसी और को
भर्ती किए जाने की बात कही है। ग्राम पंचायत सहायक भर्ती प्रक्रिया में जहां कोरोना काल में मृतकों के परिजनों को वरीयता देने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन मन मर्जी से नियमों को अनदेखी करते हुए भर्ती कर दी गई। महिला आवेदक में पूरे मामले को लेकर डीएम से शिकायत की है और कार्रवाई की मांग भी की। सहायक की पोस्ट पर आवेदन किया था। मेरी मां की मृत्यु कोविड-19 की वजह से हुई थी। मेरा प्रस्ताव भी हो गया था, लेकिन नौकरी कोई और कर रहा है मेरी जगह। मेरी सरकार से गुहार है कि वो मुझे न्याय दिलाएं। पंचायत सहायक की पोस्ट पर आवेदन अपनी लड़की का कराया था, लेकिन उसकी मां की मृत्यु कोरोना की वजह से हुई थी। मेरा प्रस्ताव भी हो गया था, लेकिन नौकरी कोई और कर रहा है और मेरी गुहार है सरकार से कि मुझे इससे न्याय मिले। और मैंने आवेदन भी दिया और मेरी यही सरकार से। हाँ, अभी मेरे संज्ञान में ये एक प्रकरण आया है जिसमें कुमारी प्रीति हैं, ये नगला उम्मेद ग्राम पंचायत हैं, जिनके नाम का प्रस्ताव की कॉपी मेरे सामने रखी गई है और बताया गया है कि नौकरी किसी और के नाम पर दी गई है। तो इसकी जानकारी मैंने डीपीआरओ साहब को दे दी है और उनके द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि वो अपने स्तर से जांच कराएंगे और जो सही होगा वही कार्य किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इन दिनों अपने लोकसभा क्षेत्र के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने जगदीशपुर जाकर पत्रकार दिलीप कौशल के पिता का हालचाल लिया और उसके बाद रानीगंज में शोक संवेदना देने के लिए रवाना हो गए। अमेठी पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और यहां पर वो जगदीशपुर गई, जहां पर पत्रकार दिलीप कौशल के घर पर पहुंची और केंद्रीय मंत्री ने दिलीप कौशल के पिता का एक्सीडेंट हुआ था, उनसे हालचाल जाना। नोएडा में पुलिस का युवकों को पीटने का वीडियो सामने आया है, जहां पर पुलिस युवकों को पीट कर ले जा रही है। वीडियो में चौकी इंचार्ज युवकों के साथ मारपीट करते दिख रहे हैं। वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद डीसीपी सेंट्रल नोएडा ने कार्रवाई करते हुए चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर कर दिया है। ये वीडियो देखिए जरा, किस तरीके से जो नोएडा पुलिस है वो पीट कर एक युवक को ले जा रही है। वीडियो किसी ने बनाया और उसके बाद अब ये वायरल हो गया है। इसके बाद कार्रवाई की गई है, चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर कर दिया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं, वही वीडियो देखिए जरा, किस तरीके से जो पुलिसकर्मी हैं वो एक युवक को लेकर जा रहे हैं। फेज 2 थाना क्षेत्र का ये वीडियो है। डीसीपी सेंट्रल ने कार्रवाई भी कर दी है, चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर किया है। ये देखिए, पुलिस के जो जवान हैं वो लेकर जा रहे हैं और वो पीटते हुए जा रहे हैं। इसके बाद ये वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद हुई कार्रवाई। डीसीपी सेंट्रल नोएडा ने कार्रवाई करते हुए चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर कर दिया है। इस वीडियो के सामने आने के बाद फिर से सवालों में अब खाकी आ चुकी है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नितिन इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नितिन, ये वीडियो सामने आने के बाद यूपी में एक बार फिर से खाकी सवालों के घेरे में है। नोएडा का ये वीडियो, अभी क्या कुछ कार्रवाई हुई है और कब का है ये वीडियो? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पुलिस एक तरफ से जो अपना अच्छाई के जो कार्य है उनको बनाने में सबसे आगे नजर आती है, लेकिन जिस तरीके की एक वीडियो और वायरल यहाँ पर हुए खाकी के जो सवाल उठने पे नजर आते हैं, उसी को लेकर कल ही जो एक फेज 2 जो थाना क्षेत्र है वहाँ पर भेजे गए, बताया जा रहा है कि आखिरकार जो वीडियो एक भेजा जो पुलिस चौकी है उसके चौकी इंचार्ज है वो खुद वहाँ पर जो लोग एक आदमी को मारते हुए वहाँ पर नजर आए। वीडियो पूरी तरीके से उसमें जिस तरीके का अधिकारियों के संज्ञान में मामला ये पहुंचा था, तो जब ही तुरंत जो चौकी इंचार्ज से उनको जो लाइन हाजिर कर दिया गया था। लेकिन बात तो बता दें कि कुछ दिन पहले भी जो मामला जो इन चौकी इंचार्ज साहब का जो पहले ये पता चल पाया वीडियो कब का है, कितना पुराना है और अब ये जो पिटाई हो रही है इस शख्स के बारे में कोई जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके का अभी कुछ ही दिन पहले ये कल का जो वीडियो बताया जा रहा है सोशल मीडिया पे जो तेजी से फैल रहा था, तो कल जो बात हमारे डीसीपी जो सेंटर है हरिचंद, उनसे भी बात हुई थी, तो उनके संज्ञान में ये मामला आया था। उन्होंने साफ कर दिया कि ये वीडियो जो है कल देर
रात शाम का बताया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से जो चौकी इंचार्ज हैं वो लोगों को जो मारते हुए नजर आ रहे हैं, जो व्यक्ति है उसमें जो गांव का ही लोग, ग्रामीण लोग हैं, उनको मार रहे हैं। वहाँ पर नोएडा प्राधिकरण का जो दस्तावेज है वो वहाँ पर जो सरकारी जमीन पर जो लोग थे तो वहाँ पर पहुंचे हुए थे। तो लेकिन जिस तरीके से वहाँ पर चौकी इंचार्ज ने खुद ही जो वहाँ पर डंडे से उस लोग लड़का कानून को खुद हाथ में ले रहे हैं और ये वीडियो वायरल होने के बाद अब कार्रवाई